हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बाल स्टडी पे। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है संसाधन में उपयोग। इसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा जल संसाधन। और आज हम जल संसाधन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। उसी क्वेश्चन को आज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और हम पूरे जल संसाधन टॉपिक को क्वेश्चन के माध्यम से ही इस तरह से उसको डिस्कस कर लेंगे, इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाएंगे ताकि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिले उससे। और इतना याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं आपका एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो आपको एक वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जल संसाधन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मृदु जल क्या होता है। मृदु मतलब मृदु किसे कहते हैं। मृदु एक तरह से बोल सकते हैं वैसा जल जिसको हम पीने में काम में ले सकते हैं। मृदु मतलब एक ऐसा जल जिसको पीने में काम लेते हैं, सिंचाई में काम लेते हैं, नहाने धोने में काम ले रहे हैं, तो मृदु जल कहलाएगी। कुछ ऐसे जल होते हैं जिसको सिंचाई में पीने होने में नहीं लेते हैं, तो मृदु जल के अंतर्गत नहीं आता, मतलब मृदु जल में नहीं आता। तो मृदु जल वही है जिसको पीने में आप उपयोग ले रहे हैं, सिंचाई में उपयोग ले रहे हैं, कपड़ा धोने में ले रहे हैं, नहाने में ले रहे हैं, है ना। तो ये सब जल जो होती है मृदु जल होती है। मृदु जल कहाँ पाया जाएगा, तो नदी में, तालाब में, अंडरग्राउंड वाटर जो जमीन के नीचे पानी पाई जाती है, इस समय आपको मृदु जल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन ये है कि मृदु जल क्या होता है। जल संसाधन का पहला क्वेश्चन है मृदु जल क्या होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे कराने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आने की संभावना इसका बहुत ही ज्यादा है। और पहले भी पूछे जा चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं कि पूछे नहीं गए हैं, पहले भी पूछे जा चुके हैं इसमें कुछ क्वेश्चन। और ऐसे इस तरह से कंटेंट तैयार किया गया ताकि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही आपको हेल्प करेगा और अच्छे नंबर लाने में आपको बहुत ही मदद करेगा। तो पहला क्वेश्चन है मृदु जल क्या होता है। तो कहता है मृदु जल पीने योग्य मीठा जल होता है। अभी बताए थे मृदु जल क्या होता है, तो मृदु जल पीने योग्य मीठा जल होता है। ठीक ना, क्या होता है, मीठा जल होता है। इसमें लवण नहीं होता। लवण करने का मतलब नमक, लवण करने का मतलब नमक की मात्रा इसमें नहीं होती है ना। जैसे समुद्र के पानी में क्या होता है, समुद्र का पानी थोड़ी खारा होता है, तो समुद्र के पानी में नमक ज्यादा होता है ना। तो इसीलिए वो क्या होता है, खारा लगता है। लेकिन मृदु जल क्या पीने में मीठा लगता है। मीठा क्यों लगता है, क्योंकि इसमें लवण की मात्रा होती नहीं है। तो जब लवण की मात्रा नहीं होगी तथा इसमें साबुन के साथ आसानी से झाग पैदा होता है। हाँ, जब इसमें लवण की मात्रा है ही नहीं, तो जब मीठा जल में कपड़ा धोते हैं ना या फिर नहाते वगैरह है तो साबुन लगाते हैं। तो जब साबुन लगाते हैं हम तो जिससे क्या होता है, तो झाग बहुत ज्यादा देता है ना, झाग बहुत ज्यादा देता है। जैसे आप कपड़ा धो रहे हैं और साबुन को रगड़ रहे हैं तो देखते हैं ना कि बहुत ज्यादा झाग देता है। वहीं आप समुद्र के पानी में कपड़ा धोइएगा, साबुन रगड़िएगा तो कोई फायदा नहीं, झाग देगा ही नहीं देगा। समुद्र के पानी में आप शैम्पू लगाइए, साबुन लगाइए, नहाइए तो भी झाग नहीं देगा। लेकिन घर के पानी में कपड़ा धोते हैं, नहाते हैं तो क्या था, बहुत झाग देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर के जो पानी है सब वगैरह जो मीठा जल है, मृदु जल है, और मृदु जल में साबुन बहुत ज्यादा झाग छोड़ता है। ठीक है, और इसका जल जो होता है वो मीठा होता है, पीने योग्य होता है, और सिंचाई वगैरह करने में, नहाने में, कपड़े धोने में सब उपयोग करते हैं। और इसमें लवण की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, लवण नमक की मात्रा नहीं होती है। यही अगर समुद्र के पानी में चले जाइएगा तो समुद्र के पानी में आपको नमक देखने को बहुत ही ज्यादा मिलेगी। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कठोर जल किसे कहते हैं। चलिए देखिए, इसी के बारे में बात कर रहे थे इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, कठोर जल किसे कहते हैं। कठोर जल कहने का मतलब वैसा जल जिसमें लवण की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। मतलब इतना ज्यादा होगा कि अगर आप कपड़ा धोने जाइएगा तो झाग भी नहीं निकलेगा उसमें, है ना। कपड़ा धोने जाइएगा उसमें साबुन मारिएगा, झाग नहीं निकलेगा, नहाइएगा, साबुन लगाइएगा, झाग नहीं निकलेगा। मतलब इसमें लवण, नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि समुद्र के पानी अगर आप 1 लीटर समुद्र के पानी लेते हैं, मान लिया जाए कि 1 लीटर समुद्र के पानी लेते हैं, तो इसमें कम से कम आपको 750 ग्राम तक, या फिर अप्रोक्सीमेटली 750 ग्राम तक, 700 या 750 ग्राम तक अप्रोक्सीमेटली, मतलब लगभग आपको क्या मिलेगा, नमक की मात्रा देखने को मिलेगी। अब इतना नमक की मात्रा रहेगा तो बताइए कितना खारा लगेगा।
ये समुद्र के पानी कभी गलती से पी लीजिएगा, देखिए बहुत ही खारा लगेगा। ऐसा इसलिए लगता है कि उस समुद्र के पानी में लवण बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो कठोर जल में लवण बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग कठोर जल बोलते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि कठोर जल किसे कहते हैं। कहते हैं वैसा जल जिसमें लवण की मात्रा अधिक होता है। अभी बोले थे कि कठोर जल हम उसे बोलेंगे जिसमें लवण की मात्रा बहुत ही क्या होगी, अधिक होगी। इतना अधिक होगा कि इसमें साबुन भी आसानी से झाग उत्पन्न नहीं होता। नहीं, अगर इसमें साबुन भी, हम साबुन को भी मतलब कपड़ा भिंगा दिए, साबुन उस पर लगाइएगा तो झाग पैदा नहीं होगा, नहाइएगा तो भी झाग पैदा नहीं होगा, क्योंकि इस जल में लवण की मात्रा बहुत ज्यादा, नमक की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, जिसके कारण से क्या होता है, इसमें साबुन भी झाग आसानी से नहीं छोड़ता। तो समझ में आ गया कि कठोर जल हम किसे कहते हैं। कठोर जल हम उसे ही कहते हैं जिसमें लवण की मात्रा बहुत ही ज्यादा हो। लवण मतलब नमक, नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उसे हम लोग कठोर जल कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें साबुन भी झाग अच्छे तरह से नहीं छोड़ता है, ठीक है। कितना भी रगड़िएगा साबुन को, आसानी से इसमें झाग उत्पन्न नहीं होगा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कठोर जल कहते हैं। कठोर मतलब कठोर वैसा कठोर नहीं है कि टूटेगा नहीं, कि दिल का कठोर, ऐसा कुछ कठोर नहीं है। कठोर करने का मतलब इसमें लवण की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या इसको हम लोग कठोर जल कहते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि भारत की नदियों के प्रदूषण का कारणों का, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। मतलब हमारे देश भारत में नदी इतना ज्यादा क्यों प्रदूषित हो रही है, क्यों हो रही है। हम लोग को भी थोड़ा बहुत तो पता ही है, सबको पता है कि जितने भी फैक्ट्री वगैरह हैं उन सबका जो वाटर निकलता है, फैक्ट्री में क्या होता है, पानी से के द्वारा काम होता है, और उसमें केमिकल वेमिकल जो होता है साफ पानी के द्वारा होता है। तो जितने केमिकल युक्त पानी है वो सीधा कहाँ छोड़ दिया जा रहा है, नदियों में, सीवेज में छोड़ दिया जा रहा है। उसे साफ नहीं किया जा रहा, उसको मतलब साफ करने का मतलब उसको ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा, उसको उसका पानी से केमिकल को नहीं निकाला जा रहा, डायरेक्ट छोड़ दिया जा रहा। उसके बाद नली नाला बड़े बड़े जो है ऐसे ही सीवेज जो है, नाला जो है वो नदी में बह रहे हैं, प्लास्टिक ही कूड़ा कचरा फलना ढेकना बहुत ज्यादा उसमें डाल देते हैं, जिसकी वजह से होते हैं कि भारत की नदी एकदम कचरा हो जाता है। गंगा नदी इतना पवित्र है और जाके देखिएगा खाली गंगा में गंदे भरा रहेगा, है ना। कहीं कहीं पे तो इतना गंदा है कि आपको उसमें हिलने का नहाने का मन नहीं करेगा। अब लोग बोलते हैं बहुत ही पवित्र नदी है, पवित्र तो है, लेकिन जहां से निकल के आती है ना गंगा, गंगोत्री से निकल के आते हैं, ग्लेशियर से निकल के, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल, तो वहां से बहुत ही शुद्ध है, क्योंकि जड़ी बूटियों से मिल के आ रही है, तो बहुत ही शुद्ध है, आयुर्वेदिक फायदे के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन उसको दूषित कौन कर रहा है, तो हम और आप कर रहे हैं ना। ह्यूमन अपनी फायदों के लिए उस नदियों को दूषित करते जा रहा है। तो ये सब बहुत कारण है जिसकी वजह से भारत की नदी जो है ना वो दूषित हो जा रही है, प्रदूषित होते जा रही है। देखिए क्या 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 कह रहा कि भारत की नदियों के प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है। क्या क्या कारण है, नदियों में कूड़े कचरों को फेंकने से, नहीं, जितना कूड़ा कचरा होता है घर का बांधते प्लास्टिक में नदी में, कोई भी ज्यादा ट्रैक्टर से लाया नदी में, मोहल्ले वाले के लाया कचरा वगैरह ट्रैक्टर से ले गया नदी में फेंक दिया, है ना। घर में जितना दिवाली वाले में साफ करते, मूर्ति है पुराना मूर्ति, कपड़ा उसका वगैरह सब नदी में विसर्जन करते हैं, जिससे क्या होता है नदी एक बुरी तरह से गंदी होती जा रही है। मतलब कूड़े कचरे उसमें ज्यादा हो जाते हैं, जिससे नदी बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। नदियों में नालियों का गंदा पानी बहना, ये आम बात है। जितने भी मोहल्ले हैं, बड़े बड़े शहर है, उनका नाली जो है डायरेक्ट नदी में मिल गया जाके। और शहरों में तो और साबुन का इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल फलना ढिकना बहुत करके इस्तेमाल करते हैं, तो उनका नलियों से पानी तो और ज्यादा निकलता है और गंदा भी होता है। गांव का चलो, गांव का जो नली होता है वो गांव तक ही सीमित होता है, लेकिन शहरों का नली होता है, जो बड़े बड़े नली होते हैं, उनको एक साथ जोड़कर उसको नदी में डाल दिया जाता है, और वहां से बहुत ज्यादा गंदा पानी नदियों में जाती है, जिसके कारण नदी दूषित हो जाती है। तो एक कारण ये भी है कि नदियों में नालियों के गंदा पानी बहाने से हमारे देश की नदी प्रदूषित हो रही है। तीसरा कारण करा मरे हुए जीव, किसके, मरे हुए जीव जंतु एवं प्राणी को नदियों में फेंकने से। अब कोई जीव जंतु मर गया, उसको कहाँ फेंक दिए, नदी में फेंक दिए, अब उसी में सड़े गलेगा, उसी में सब कुछ उसका होगा, बैक्टीरिया लगेगा, सड़ गल के इधर जाएगा। अब कोई पानी में आपको चूहा मार के पिला दे, पीजिएगा, नहीं पीजिएगा, क्यों नहीं पीजिएगा, कहेगा सर इसमें तो चूहा मर रहा है, गंदा आ रहा है। तो अगर आप समझिए कि नदी का पानी है और उसमें तो ऐसा कितना चीज जानवर वगैरह मार के फेंक देते हैं, ऐसे फेंक दिए हैं,
जीव जंतु को मारे, उसे में फेंक दिए, दहा दिए, तो जिसके कारण क्या होता है, नदी का पानी बहुत ही दूषित हो जाता है ना। जिसको आप अगर पीजिएगा तो बीमार पड़ जाइएगा, पीने के तो बात दूर छोड़िए, उसे नहा भी नहीं सकते। कल कारखानों के अपशिष्ट रासायनिक पदार्थों को नदियों में डालने से, देखिए अभी बता रहे थे कि बड़े बड़े फैक्ट्री वगैरह कंपनी है, कल कारखाने हैं, जो क्या करते हैं ना कि अपने जो अपशिष्ट हैं, अपशिष्ट मतलब अवशेष, जो पानी से साफ सफाई हुआ, उस पानी में केमिकल मिला हुआ है, रसायन मिला हुआ है, तो रासायनिक पदार्थ जो मिला हुआ है ना, उसको क्या करते हैं, तो ट्रीटमेंट नहीं करते, मतलब केमिकल को अलग नहीं करते हैं, पानी को शुद्ध नहीं करते हैं। पानी को शुद्ध करने का मतलब पीने योग्य नहीं, लेकिन उसको केमिकल उससे नहीं हटाते हैं, और डायरेक्ट उसको कहाँ करते हैं, नदी नालों के द्वारा नदियों में छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, भारत नदी दिन पे दिन क्या हो रहा है, दूषित होते जा रहा है। और अधिकतर नदी भारत में देखिएगा तो आपको प्रदूषित देखने को मिलेगा, कुछ ही नदी थोड़ा बहुत है जो साफ देखने को मिलेगी, अदरवाइज लोगों ने इन नदियों को कौन प्रदूषित किया, तो हम और आप ही ना प्रदूषित कर रहे हैं। इसको साफ सफाई की जिम्मेदारी भी किसकी होनी चाहिए, हम लोग की होनी चाहिए। अगर इसको साफ सफाई नहीं करेंगे तो आने वाले समय में और प्रदूषित हो जाएगा। तो जो पानी पीने योग्य है वो पानी पीने योग्य और नहीं बचेगा। बड़े बड़े शहरों में तो ऐसे भी पानी की बहुत समस्या है, तो वहाँ पानी कहाँ पानी को प्योरीफाई किया जाता है, नदी से पानी निकाल के गंदे पानी प्योरीफाई, तो ये सब चीज़ों से केमिकल रहित उसको करिएगा, केमिकल से हटा रसायन रहित करिएगा तब ना, केमिकल उसमें रह ही जाएगा, है ना, गंदे बहुत ज़्यादा रहेगा तो उसको प्योरीफाई करने में बहुत ही समय लग जाएगा, शुद्ध करने में बहुत समय लग जाएगा, शुद्ध नहीं कर पाएगा सही से। तो इससे अच्छा है कि पहले से इसको हम सावधानी बरतेंगे तो क्या होगा कि हमारा पानी नदी का साफ रहेगा, जिसको हम लोग पीने योग्य में ला सकते हैं। पीने योग्य डायरेक्ट नहीं पी सकते, उसको शुद्ध करके पी सकते हैं। उसका एक सिस्टम होता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के तहत, उसको हम लोग शुद्ध कर सकते हैं, सिंचाई में ला सकते हैं, और बहुत कमों में उसको हम ला सकते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, नदी घाटी परियोजना के लाभों का उल्लेख कीजिए। देखिए नदी घाटी परियोजना क्या है, नदी घाटी परियोजना क्या है, तो कहने का मतलब अगर नदी बह रही है, कोई नदी बह रही है, जैसे मान लिया जाए यहाँ से नदी बह रही है, और एक में एक लंबा बड़का ऊंचा डैम बना दिया, बांध, तो इससे क्या हो गया, पानी रुक गया, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पे लगा दिए गेट, देखते हो ना डैम में लगा होगा गेट, अब 2-3 गो गेट लगा दिए, और जब मन करेगा गेट खोलेंगे, जब मन करेगा गेट बंद कर देंगे। नहीं, मतलब जितना पानी हमको निकालना होगा उतना पानी निकालेंगे, बाकी वैसे छोड़ देंगे। पानी निकालने का मन नहीं तो पूरा बंद कर देंगे, थोड़ा पानी निकालने मन से 1-2 गेट खोलेंगे, ज़्यादा पानी निकाला पूरा गेट खोलेंगे। अब यहाँ पानी जब भरा हुआ है तो अगल बगल में क्या करेंगे, नहर निकाल देंगे, इन्हें 100 नहर जोड़ देंगे, इन्हें 100 नहर जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा कि जब पानी इसमें ज़्यादा होगा तो अगल बगल में नदी तो थी नहीं, तो नहर निकाले हैं, तो खेतों को सिंचाई करने में आवश्यक है, तो खेतों को सिंचाई करने में काम आएगी। इधर भी निकाल दिए, फिर इस नहर से और जोड़ दिए, तो एक खेत के सिंचाई करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ भी वो गेट लगा देंगे, जब मन करेगा सिंचाई के समय आएगा खोल देंगे, नहर में पानी जाएगा, किसान अपने सिंचाई कर लेंगे। ठीक है, तो नदी घाटी परियोजना से बहुत लाभ है, एक ही 2 लाभ नहीं है, बहुत लाभ है। तो बहुत लाभ है क्या, तो बहुत लाभ क्या है ना, कि अगर डैम बनेगा तो डैम से तो एक फायदा यही भी है ना कि डैम जहां बन गया पानी बहुत ज्यादा स्टोर हो जाएगा, तो अगल बगल में नहर निकाल देंगे, जिससे हमारा खेत का क्या होगा, सिंचाई हो जाएगा, किसान खुश हो जाएगा। दूसरा, जब डैम बन गया, डैम ऊंचा बनता है, अब पानी ऊपर से नीचे की ओर आएगा, तो अगर एक ही गेट खोलेंगे तो पानी का स्पीड बढ़ेगा, तो वहां पर टरबाइन लगा देंगे, मोटर लगा देंगे, टरबाइन घूमेगा, मोटर को घुमाएगा, अब बिजली उत्पन्न हो जाएगा, मतलब फ्री में बिजली मिल जाएगी। बिजली के लिए कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, सिर्फ मोटर टरबाइन वगैरह लगेगा, वहां से उसको कनेक्शन देंगे और उसको बिजली का स्टोर करेंगे, तो पावर ग्रिड मिल जाएंगे, वहां से हम लोग पूरे शहर को बिजली सप्लाई कर सकते हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सब फायदा है नदी घाटी परियोजना की। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या फायदा है यहाँ। नदी घाटी परियोजना के लाभ निम्नलिखित है। नदी घाटी परियोजना में नदियों के ऊपर डैम बनाकर विद्युत का उत्पन्न किया जाता है। अभी बताए थे कि नदी घाटी परियोजना में नदी के ऊपर डैम बना देते हैं और वहां से विद्युत का निर्माण करते हैं, विद्युत मतलब बिजली का। अब बिजली का निर्माण कैसे होगा, तो टरबाइन और मोटर लगा के सेट, टरबाइन लगा देंगे, उसमें मोटर लगा देंगे, पानी निकलेगा, टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन घूमेगा तो मोटर घूमेगा, मोटर घूमेगा तो बिजली उत्पन्न करेगा, उसको स्टोर करके रखेंगे और बिजली शहर को देंगे। तो पहला तो फायदा ये हो गया।
नदियों के ऊपर बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं। अभी बता ना, नदियों पर बांध बना दिए, पानी स्टोर कर नहर निकाल दिए, और उस नहर से क्या करेंगे, खेतों की सिंचाई हो जाएगी। मतलब खेत को हम लोग सिंचाई कर सकते हैं। जो देहाती भाषा में करते हैं ना, खेत को पटा रहे हैं, पटाई, तो शुद्ध हिंदी में उसको सिंचाई बोलते हैं। तो नदी घाटी परियोजना से बाढ़ पर रोकथाम लगता है। अब देखिए, नदी घाटी परियोजना से बाढ़ पे रोकथाम लगता है। बाढ़ पे रोकथाम कैसे लगेगा? अब मान लिया जाए बरसात के समय में अचानक बहुत ज्यादा पानी आ जाता है। बिहार में तो हमेशा देखते होंगे कि हमेशा बाढ़ में क्या होता है, नदी में पानी इतना ज्यादा बरसात में बढ़ जाता है कि उत्तरी बिहार हमेशा डूब जाता है। तो इसका एक उपाय हो सकता है ना कि डैम बना के पानी को उधर ही रोक लें। तो सरकार इस पर कोई काम नहीं करती है, बस खाली जब बाढ़ आता है हरी भुंजा बांट देती है, कमल बांट देती है, कहानी खत्म। तो इससे रोकने के लिए क्या करना चाहिए, एक डैम वगैरह नेपाल की तरफ बना दें या फिर इधर भी बना दें, है ना, नहर वगैरह निकाल दें, जिससे पानी क्या हो जाएगा, बट जाएगा और बाढ़ आने की खतरा कम जाएगा। लेकिन सरकार ये सब कर नहीं रही है, बस खाली ढकोसले पे ढकोसले दे देती है बिहार को, और बिहार हर साल बाढ़ में डूब जाता है। तो नदी घाटी परियोजना से अगर नदी घाटी परियोजना से बाढ़ पर रोकथाम लगाया जा सकता है, जो कि बिहार में हो ही नहीं रहा। पता नहीं सब मंत्री नेता कहाँ सुतल है, कुछ को उपाय नहीं करता। जब बाढ़ आता है तो खाली कम्बल चादर बांट देता है, उसको फरी भूंजा दे लाता है, खाना पीना पैसा दे देता है, बस हो गया। अगला साल फिर बाढ़ आता है, फिर डूब जाता है। उसका एक प्रॉपर क्या करना चाहिए, जो बिहार में बाढ़ आती है उसको एक प्रॉपर तरीके से उपाय करना चाहिए, एक पूरी बेहतरीन उपाय करना चाहिए, जिससे क्या होगा, एक बार तो आ गया बाढ़, बार बार बाढ़ ना आए। अब देखो, बहुत ज्यादा बाढ़ पानी आ जाएगा तो आ जाएगा, लेकिन जब हर साल एक ही तरीका का बाढ़ आ रहा है, हर साल मतलब बाढ़ आना ही आना है, तो उसका उपाय करेंगे ना। तो ये इतना दिन से हर साल बाढ़ आ रहा है, बिहार में डूबते जा रहा है बिहार, हर साल आता है कि बाढ़ में इधर डूब गया, उधर डूब गया, बाढ़ में इधर गांव डूब गया, वो गांव डूब गया। तो इसका एक क्या होगा, एक फिक्स्ड उपाय कर दीजिए, जिससे क्या होगा, बाढ़ बार बार ना आए। तो एक फायदा तो हो गया कि अगर नदी घाटी परियोजना अगर बनाते हैं तो बाढ़ पर हम रोकथाम लगा सकते हैं। नदी घाटी परियोजना से मिट्टी के कटाव को रोका जाता है। देखिए, अब नदी घाटी परियोजना लगाते हैं तो मिट्टी का कटाव, अब पानी बहुत तेज आएगा तो देखते ना, खेतों में तेज पानी आता है, या फिर नहरों में, हमारे पैन में, या फिर नहर में अगल बगल में बहुत तेज पानी आती है, तो क्या करती है, वो मिट्टी को अपने साथ काट के लेके चल जाती है, ऊपरी वाली मिट्टी को काट दी लेके चल गई। जिससे क्या होता है, जो मिट्टी जो ऊपर का मिट्टी क्या होता है, बहुत उपजाऊ होता है, और ऊपर के मिट्टी को काट के लेके चल गई, तो क्या होगा, हमारा खेत उपजाऊ खत्म हो जाएगा, बंजर बन जाएगा धीरे धीरे। जहां से मिट्टी लेके चली जाएगी वो तो खेत गड्ढा हो जाएगा, वहां जगह गड्ढा हो जाएगा। तो अब क्या बना दिया, उसपे डैम बना दिए, बांध बना दिए, तो जिससे क्या होगा कि धीरे धीरे पानी का जो चाल था, वो स्पीड था, धीरे धीरे कम जाएगा, और कम क्या, रुक ही जाएगा पूरी तरह से। अब जब मन करेगा जब खोलेंगे, जब मन करेगा जब बंद कर देंगे। तो जिससे क्या होगा, जो अगल बगल की मिट्टी कट के बहुत ज्यादा जा रही थी, वो मिट्टी कटना बंद रहेगी, मतलब मिट्टी का कटाव अब नहीं होगा। ठीक है, तो इन सब का फायदा होता है नदी घाटी परियोजना से। तो नदी घाटी परियोजना का एक ही फायदा नहीं, बहुत सारे फायदे हैं। बिजली उत्पन्न करते हैं, सिंचाई करते हैं, बाढ़ से बचते हैं, मिट्टी का कटाव से बचते हैं, तो ये सब बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं नदी घाटी परियोजना का। ठीक है ना, तो नदी घाटी परियोजना एक तरह से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे जिंदगी को बदल दे सकती है। जहाँ पे बाढ़ वगैरह ज़्यादा जाती है, बिजली वगैरह नहीं है, मट्टी कटाव, तो वहाँ पे डैम वगैरह बना के हम काम को कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत ही ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे कि पिछला क्वेश्चन देखे थे वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ऐसे तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहे हैं वो सभी महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम में नेक्स्ट जो आने वाले एग्जाम 2025 है उसमें आपको काम देगी। है ना, मतलब ऐसा है कि आएगा ही आएगा। तो अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को जरूर देखिएगा, और हमने इससे पहले भी 1-2 वीडियो बना रखा है इस चैप्टर का, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, जल संसाधन की क्या उपयोग है। जल संसाधन की क्या उपयोग है, मतलब जल संसाधन का उपयोग क्या है। देखो, जल संसाधन, हमारे जीवन में जल का ही तो उपयोग है ना, सुबह से लेकर शाम तक जल चाहिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, मुंह धोने के लिए, जो चीज है उस सब के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। सिंचाई करने के लिए, घर धोने के लिए, कार धोने के लिए,
सबके लिए तो पानी चाहिए, खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, खाना धान गेहूँ उपजाने के लिए पानी चाहिए, हर कुछ के लिए पानी चाहिए, ठीक है ना। तो पानी किसके लिए, जल संसाधन किसके किसके लिए, सॉरी जल संसाधन क्या 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 चीज में काम आती है, तो घरेलू उपयोग में काम आती है, मछली पालन करने में काम आती है, सिंचाई करने में काम आती है, ये सब तो है, बिजली बनाने में भी काम आती है। अभी बताया था ना कि बांध बना के हम लोग बिजली भी बना सकते हैं, तो पानी से तो बन रहा है ना, तो जल संसाधन का उपयोग हम लोग बिजली बनाने में भी कर सकते हैं। उद्योग धंधों में, उद्योग मतलब जो कंपनियां वगैरह है उसमें भी पानी की बहुत ही आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे कंपनी जो पानी पे ही टिकी होती है, बर्फ वाली कंपनी पानी पे ही टिकी है ना, पानी वाली कंपनी जो आप 20 रुपए की बोतल लेके पानी पीते हैं, या फिर आप मार्केट में जो 20 वाले 20 बड़े बड़े जार में पानी आपको देके जाती है पर डे, वो सब उसका बिजनेस तो पानी का ही है, तो उद्योग में भी बहुत काम आती है। साफ सफाई करने में, साफ सफाई करने में को क्या लिखा, साफ सफाई करने में इसका काम आता है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, साफ सफाई करने में इसका उपयोग किया जाता है, साफ सफाई करने में उपयोग होता है, क्या होता है, उपयोग होता है, यहाँ पे कट दिया, साफ सफाई करने में, क्या करेगा, साफ सफाई करने में, मतलब साफ सफाई करने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। घर भी धोते हैं तो पानी चाहिए, कार भी धो रहे हैं, बाइक धो रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, कुछ भी धोइएगा तो पानी से धोआएगा, है ना, पानी के अलावा कुछ और तो है नहीं कि जिससे उसे धोइएगा, पानी से ही धोइएगा। तो ये सब आपको जल संसाधन का उपयोग है, नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। घरेलू उपयोग में, मछली पालन में, सिंचाई करने में, बिजली बनाने में, उद्योग धंधों में, साफ सफाई करने में, ये सब करने में जल संसाधन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर जल ही नहीं रहेगा तो ये सब काम नहीं होगा, मतलब इसके लिए जल चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हमारा कहता है नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बाढ़ पर नियंत्रण पाना, बिजली उत्पन्न करना, यही तो इसका मुख्य उद्देश्य था ना, सिंचाई करना, बिजली उत्पादन करना, है ना, भूमि अपरदन को रोकना, तो यही सब इसका क्या महत्वपूर्ण उदाहरण। देखो बाढ़ नियंत्रण, सबसे पहले काम कि नदी घाटी परियोजना का हम उद्देश्य करते हैं, नदी घाटी परियोजना मतलब उसे बाढ़ बनाते हैं, नदियों में, नदी पे बाढ़ बना देते हैं, तो जिससे क्या होता है बाढ़ पे नियंत्रण किया जा सकता है। सिंचाई करने में हमको आसानी होगा, नीचे से मतलब जमीन का पानी निकाल के ट्यूबवेल से हमको नहीं पटाना पड़ेगा, सिंचाई करना पड़ेगा खेत को, हम इसी पानी को उपयोग करके खेत को सिंचाई कर सकते हैं। भूमि अपर्दन में, अपर्दन मतलब जब तेज पानी आती है तो पानी अपने साथ साथ मिट्टी को भी बहाकर लेके जाती है, तो मिट्टी जब एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है उसी को हम लोग अपर्दन बोलते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्दन। और जब मिट्टी जा रही है, मिट्टी वहां कट कट के एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, इसी को हम लोग भूमि अपर्दन बोलते हैं। जब डैम बना देंगे, बांध बना देंगे, तो पानी स्पीड में जेबे नहीं करेगा, तो मिट्टी का कटाव होगा नहीं होगा, तो भूमि अपर्दन में भी रोक हो जाएगा। बिजली उत्पादन करने में भी उत्पन्न मतलब इसका बिजली उत्पादन करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है ना। मत्स्य पालन, मत्स्य मतलब मछली, मछली पालन भी करता है, मतलब पानी मछली कैसे पलाता है, तालाब में पानी भर दिए, नदियों में पानी भर दिए, और एक जगह उसको नेट लगा कर रख लिए नदियों वाला में, और तालाब में तो नेट नहीं लगाने की जरूरत है, बाहर से खाली नेट लगा दीजिए और उसमें पानी भर के मछली पालन कर सकते हैं। अब पानी नहीं रहेगा तो मछली पालन कहाँ से करेंगे, मतलब आपको अगर मछली पालन करना है तो पानी रखना पड़ेगा। तो हमारा जो जल नदी घाटी परियोजना है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण काम यही है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बाढ़ नियंत्रण करता है, सिंचाई करने में मदद करता है, भूमि अपरदन पर रोक लगाता है, बिजली उत्पादन करता है, मत्स्य पालन करता है। जब डैम बन जाता है तो डैम के उधर क्या होगा, डैम जहाँ बनी है वहाँ पानी क्या होगा, भरा हुआ रहेगा, और जब पानी हमेशा पूरा भरा हुआ रहेगा तो उसमें मछली पालन कर लेंगे, मछली उसमें डाल देंगे। मछली दो तरह डालते हैं, एक तो ऐसे खुले डाल देते हैं, और एक होता है कि बहुत बड़ा नेट होता है और उस नेट को डाल देते हैं और उसमें मछली डालते हैं, जिससे क्या होता है उसको पकड़ने में आसानी होता है, जब मछली बड़ी हो जाती है तो नेट में से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सब नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है।
चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है? नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है? अच्छा आप ही बताइए, नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नदी घाटी परियोजना से एक ही काम क्यों ले रहे हैं? बिजली उत्पादन कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, है ना, मिट्टी का कटाव को रोक रहा है, मछली पालन भी कर रहे हैं आप, है ना। तो ये सब कामों को कर रहे हैं, तो एक ही काम थोड़ी हो रहा, बहुत सारे काम हो रहे हैं ना। तो हम क्यों ना नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय कहेंगे ना, मतलब नदी घाटी परियोजना हमारा बहुउद्देशीय है। देखिए नदी घाटी परियोजना जिसमें एक ही समय में बहुत सारे उद्देश्य को एक साथ पूरा किया जाता है, इसीलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजनाओं कहा जाता है, जैसे सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल, पर्यटन आदि, है ना। इतना चीज तो बताएं कि नदी घाटी परियोजना से हमें क्या मिलता है। इससे एक ही समय में, नदी घाटी परियोजना से एक ही समय में बहुत सारे उद्देश्य को पूरा किया जाता है, एक साथ किया जाता है। इन्हें क्या अलग एक साथ कर सकते हैं हम लोग। इससे सिंचाई भी कर सकते हैं उसी समय, बिजली बना सकते हैं, विद्युत बना सकते हैं, विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, बाढ़ पर नियंत्रण पा सकते हैं, पीने योग्य जल बना सकते हैं, मतलब वहां से पानी लिए उसको प्यूरिफाई करके शहरों में पानी भेज सकते हैं। पर्यटन, जब डैम बन जाता है ना तो लोग वहां घूमने जाते हैं, नहीं जब डैम बन जाता है तो लोग वहाँ फोटो खिंचाए जाते हैं, घूमने जाते हैं। तो जब डैम बनेगा वहाँ लोग घूमने जाएंगे तो दुकान खुलेगा, है ना, कुछ डेवलपमेंट वहाँ होगी, लोगों का बिजनेस बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ जाएगा। तो पर्यटन से क्या होता है, व्यवसाय बढ़ता है और वहाँ आसपास जो लोग रहते हैं उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। तो नदी घाटी परियोजना से बहुत उद्देश्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक साथ एक समय में बहुत सारे उद्देश्य को एक साथ पूरा किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न को चलते हैं। ये सब जितने भी प्रश्न है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब देखिए हम जो सब पढ़ा रहे हो सब तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ मतलब सब क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चन आएंगे लेकिन आएंगे। मतलब आपके एग्जाम जो होने वाले हैं मैट्रिक के, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये सब क्वेश्चन रहेगा, मतलब क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो, और इससे पहले वाला भी वीडियो भी आप लोग देख ही लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में अच्छा नंबर आए और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जल संकट क्या होता है? देखिए जल संकट, नाम से पता चला जल का संकट हो जाना। तो जल संकट क्या होगा, मतलब जहां पे जल आसानी से मिल रहा है जल संकट नहीं होगा, और जहां जल आसानी से मिल ही नहीं रहा, जहां जल आसानी से मिल नहीं रहा, 400 फीट 500 फीट 600 फीट अंदर बोरिंग हो रहा है तो भी पानी नहीं निकल रहा, 1000 फीट जा रहा है तो भी पानी नहीं निकल रहा, तो वहाँ पे जल की समस्या बहुत गंभीर होगी ना। तो जहाँ पे पानी आसानी से उपलब्ध नहीं हो है, उसी मतलब पानी अगर आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहा तो जल संकट कहेगा, उसको क्या कहेंगे, जल संकट। तो जल संकट क्या है, देखिएगा किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता से कम जल का होना, किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता से कम, कैसे, आवश्यकता से कम जल का होना जल संकट कहलाता है। मतलब जितना पानी उस क्षेत्र में जरूरत है उतना पानी है ही नहीं है, जितना पानी उस क्षेत्र में जरूरत है उतना पानी है ही नहीं है, तो जल संकट कहलाएगा, है ना। मतलब समझ लीजिए कि आपको अगर दिन भर में 20 लीटर चाहिए, अब 5 लीटर मिल रहा है, तो बताइए कितना बड़ा जल संकट। 15 लीटर की पूर्ति आप कहाँ से करिएगा, बाजार से पानी खरीद लाइएगा, बाजार से पानी खरीद लाइएगा तो पानी का भी कॉस्ट आजकल बहुत महंगा हो गया, समझे। नहीं, बोतल में पानी खरीदते तो 20 रुपया लगता है, बड़ा बड़ा जार में भी खरीदते तो 20 रुपया लगता है। अब पर डे आपको पानी चाहिए तो पर डे तो लोग पीने वाला पानी ले आता है, अब नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, घर ये सब साफ सफाई के लिए अगर पानी आपको खरीदना पड़ जाए तो कितना परेशानी होगा, होगा ना। इसीलिए जहाँ पे आवश्यकता से कम जल है उसी को हम लोग जल संकट कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना मतलब वैसी परियोजना जिसका एक परियोजना से बहुत ज्यादा काम लिया जाए, एक ही परियोजना से बहुत ज्यादा काम लिया जाए, मतलब एक काम नहीं उससे लिया जा रहा, कुछ और काम लिया जा रहा, कुछ और काम, मतलब 2 4 5 काम लिया जा रहा, 2 काम 3 काम 4 काम 5 काम लिया जा रहा, मतलब एक ही उद्देश्य था, सॉरी
बहुउद्देशीय परियोजना मतलब एक ही परियोजना से बहुत ज्यादा काम ले आ रहा है। कुछ जैसे कि नदी घाटी परियोजना में है ना कि एक ही बांध बना है और उस बांध से अलग अलग फायदा ले रहा है, तो उसी को हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। वैसी परियोजनाएं जिसे कई उद्देश्य एक साथ पूरे होते हैं उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, है ना। मतलब ऐसा परियोजना जिससे हम लोग एक साथ बहुत सारे उद्देश्य हमारे पूरे हो जाते हैं उसे हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। उदाहरण के लिए नदियों पर बांध बनाकर, अभी बता रहा हूं, नदियों पर बांध बनाकर इससे बिजली उत्पन्न करना, मत्स्य पालन करना, सिंचाई करना, मृदा अपरदन पर रोक लगाना, है ना, आदि उद्देश्य एक साथ पूरे हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना कहने का मतलब यही है कि एक साथ बहुत सारे उद्देश्य का पूरा होना ही बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। ठीक है, आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अंतरराज्यीय जल विवाद क्या है। अंतरराज्यीय करने का मतलब दो राज्य के बीच में जल के लेके विवाद होना। दो राज्य के बीच में जल के लेके विवाद होना। दो राज्य के बीच में जल के लेके विवाद होना। मान लीजिए कि बिहार है और झारखंड है, हम लोग बिहार में रहते हैं, अब बिहार के बगल में झारखंड है और वहां से वो नदी गुजरती है। समझ लीजिए कि दो राज्य के बीच में एक नदी गुजर रही है। देखिए मान लिया जाए दो राज्य है, ऐसे ऐसे दो राज्य है, एक नदी ऐसे गुजर रही है और मान लीजिए एक और दो राज्य है और एक नदी ऐसे गुजर रही है। अब ये दोनों मिल के कहेगा कि नहीं नदी का पानी हमर है, मछली हम पकड़ेंगे। ये बोलेगा नदी का पानी हमर है, मछली हम पकड़ेंगे। ये बिजली बना के प्लांट लगाएगा तो बोलेगा बिजली हम लेंगे, तो बोलेगा हमरो बिजली दो, तो बोला पैसा हमर लगा है। तो इस तरह से क्या होगा, दो राज्य में युद्ध छिड़ जाएगा। यहाँ भी इधर वाला बोलेगा कि हम बांध देंगे तो पानी आवे नहीं देंगे, तो बोलेगा कैसे बांध देगा, तुम हमको पानी छोड़ो। इस तरह का बिजली का प्लांट लगा दिया तो बोलेगा कि हम पैसा लगाए तुमको बिजली नहीं देंगे। तो इस तरह का विवाद को हम लोग बोलते हैं अंतरराज्यीय जल विवाद। मतलब इस तरह का विवाद जो जाता है उसको हम लोग अंतरराज्यीय जल विवाद कहते हैं, है ना। और इसका सोल्यूशन कौन करता है, तो हमारे राष्ट्रपति जी करते, सॉरी सुप्रीम कोर्ट करते हैं, राष्ट्रपति नहीं सुप्रीम कोर्ट करता है। मतलब दो राज्यों के बीच में अगर जल विवाद हो जाता है तो उसका फैसला कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहेगा चलो तुम लोग काहे लड़ रहा है, हम उसका फैसला कर देते हैं कि जल जो नदी जा रही है, जल जा रही है, इस जल पर किसका अधिकार है, किसका कितना अधिकार है। कह रहा दो या दो से अधिक राज्यों के बीच बहने वाली नदी, देखिए दो या दो से अधिक राज्यों के बीच बहने वाले नदी के जल को लेकर जो विवाद उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने वाला विवाद अंतरराज्यीय जल विवाद कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक राज्य के बीच जल को लेकर जो विवाद उत्पन्न होता है ना, उसी को अंतरराज्यीय जल विवाद कहते हैं। राज्यों के बीच आपस में ऐसे विवाद नदी से प्राप्त होने वाले कई लाभ जैसे मछली पालन, सिंचाई, विद्युत निर्माण आदि को लेकर उत्पन्न होता है। और उत्पन्न क्यों हो रहा है, नदी में जो पानी आ रहा है उसके लिए क्यों उत्पन्न हो रहा है विवाद, तो मत्स्य पालन के लिए विवाद हो जाता है, विद्युत निर्माण के लिए विवाद हो जाता है, सिंचाई को लेकर विवाद हो जाता है कि हम खेत हमारा तरफ नहर आएगा, हम खेत को सिंचाई करेंगे, तुमको तरफ पानी नहीं भेजेंगे। तो इस तरह के विवाद दो राज्यों के बीच में हो जाते हैं। ऐसे विवादों का समाधान सुप्रीम कोर्ट करता है। ऐसे विवाद का समाधान कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। मतलब अगर इस तरह का विवाद आपको अगर देखने को मिल रहा है तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहता है रुको हम इसका फैसला कर देते हैं, ठीक है ना। मतलब दो राज्य के बीच में या दो या दो से अधिक राज्य के बीच में अगर कोई पानी का विवाद होता है ना, पानी के लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अंतरराज्यीय जल विवाद करते हैं। और विवाद किस लिए होता है, तो सिंचाई के लिए होता है, मछली पालन के लिए होता है ना, बिजली विद्युत निर्माण के लिए होता है, बिजली बनाने के लिए को लेकर हो जाता है। तो इन सब विवादों पर फैसला कौन करता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है आओ हम फैसला कर देते हैं, चलो तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, हम तुम लोग को फैसला ही कर देते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, अगला क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 11, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इससे इसके क्या उपाय है। ठीक है, जल संरक्षण,
जल को संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह से जल आज प्रतिदिन कम होते जा रहा है, बड़े बड़े शहरों में तो पानी मिलता नहीं है, बोतल में पानी पीने के लिए आता है, पर डे पानी लाता है तो पीता है। पानी सप्लाई वाटर आता है, उसके यहाँ मोटर नहीं, चपकल नहीं। गाँव देहात में चलो चपकल है, मोटर है, सब कुछ पानी ऐसे, बड़े बड़े शहरों में पानी नहीं मिलता है। तो जल संरक्षण करना बहुत जरूरी है, ताकि आने वाले पीढ़ी को आसानी से जल प्राप्त हो जाए, पानी मिल जाए। तो पता चले कि उन लोगों को पानी वो नहीं मिल रहा है। जो जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हवा के बाद पानी, वो पानी वो नहीं मिल रहा। मतलब जल का संरक्षण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कह रहा है जल संरक्षण से क्या आप क्या समझते हैं, इसका क्या उपाय है? तो इसका बहुत सारा उपाय है। वर्षा के जल को क्या करना, अंडरग्राउंड में भेज देना, टैंक बना कर स्टोर कर लेना, ये सब चीज करना, जिससे क्या होगा, जल संरक्षण किया जा सकता है। जल संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग कर जल की बर्बादी न होने देना ही जल संरक्षण कहलाता है। क्या जल संरक्षण क्या समझते हैं, मतलब जल संरक्षण किसे कहते हैं, है ना? जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब जल संरक्षण किसे कहते हैं, जैसे मतलब है क्या? तो जल को विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना, मतलब जितना उपयोग है उतना ही करना, ज्यादा नष्ट नहीं करना, इसी को जल संरक्षण कहेंगे ना। क्या करें, जल संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण, कैसे विवेकपूर्ण, मतलब चतुराई से, दिमाग से उसको उपयोग करेंगे और बर्बाद न करेंगे, बर्बाद होने से बचेंगे, बर्बाद उसको नहीं होने देंगे, उसी को तो हम लोग जल संरक्षण कहते हैं ना। वह सॉरी जल न होने देना ही जल संरक्षण कहलाता है, मतलब उसी को हम लोग जल संरक्षण कहते हैं। आज पूरा विश्व जल संकट की स्थिति से गुजर रहा है ना। हर जगह जहां देखिएगा है ना, पूरा विश्व, देश में तो आप देखिए रहे हैं, पूरा विश्व में देखिए, कहीं कहीं तो ऐसे देश है ना, गरीब देश, जैसे कि अफ्रीका महादेश में कुछ ऐसे देश है जहाँ पे पानी है ही नहीं है, गंदा पानी पीता है, नली की तरह गंदा पानी है, उसको ही पी रहा है लोग। आप लग रहा है अक्सर नहीं ऐसा है, तो आप यूट्यूब वगैरह पे कुछ वीडियो ऐसे पड़े हुए होंगे, आप देखिएगा अफ्रीका महादेश का, मतलब पानी पी आपको अगर दे दिया तो पानी को आप सूंघिएगा तो नहीं, पानी से बदबू आ रहा है, वहां के लोग वही पानी पी के जिंदा है। मतलब आज के डेट में समझिए कि ऐसा स्थिति पर बना हुआ है। तो आज पूरा विश्व में जल संकट की स्थिति बना हुआ है, मतलब हर देश कुछ ना कुछ जल संकट से गुजर रहा है। और भविष्य में जल संकट की स्थिति और गंभीर न हो, इसके लिए हमें जल संरक्षण करने की आवश्यकता है। मतलब अभी तो गुजर ही रहे हैं, अब इसी तरह से पानी इस्तेमाल करिएगा, जैसे अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे इस्तेमाल करते रह जाएगा ना, तो आने वाला समय में पानी खत्म हो जाएगा। तो इसका उपाय एक ही है कि जल संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। अगर जल संरक्षण करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पानी अपने आप कंट्रोल हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी को भी पानी मिलेगा, है ना। हर जगह पानी आपको देखने को मिलेगा। वरना आज तो ऐसे ऐसे जगह है, ऐसे ऐसे शहर है, ऐसे ऐसे देश जहाँ पानी है ही नहीं, पानी को लोग जैसे तैसे करके उपयोग कर रहे हैं। हम लोग पानी ऐसे ही बहा देते हैं, और कहीं कहीं पे नहाने के लिए पानी नहीं है, एक दिन नहा लिया, एक सप्ताह चल रहा है, पानी नहीं तो नहाएगा कुछ, इससे हम लोग पानी को बर्बाद कर रहे हैं। इसका मतलब जल संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है ना। और जल संरक्षण नहीं करेंगे तो क्या होगा, आने वाले समय में पानी और कमते चल जाएगा। जो पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, वो अभी पानी फ्री मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, वो पानी बाद में पैसा से मिलेगा। चलिए, जल संरक्षण के उपाय निम्नलिखित है। अब कह रहा जल संरक्षण करेंगे तो करेंगे, जल संरक्षण कैसे करेंगे, तो जल संरक्षण के उपाय क्या निम्नलिखित है। मतलब जल संरक्षण कैसे कैसे करें, तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके, जितना ज्यादा पेड़ लगाइएगा, तो पेड़ ज्यादा लगाइएगा तो क्या होगा, पेड़ के कारण बारिश होगा, बारिश का पानी का स्टोर करिएगा, अब ज्यादा पानी पड़ेगा तो जमीन के अंदर ज्यादा पानी जाएगा, तो जल संरक्षण, पानी के अंदर ज्यादा जाएगा तो भूमि के अंदर जब पानी चल जाएगा तो उसको बाद में निकाल कर पी सकते हैं, तो जल संरक्षण हुआ ना। तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके, वर्षा जल को संग्रहित करके, मतलब जो बारिश का पानी हुआ उसको स्टोर कर लीजिए, एक बड़ा ऐसा टैंक बना लिया, गड्ढा बना लिया, उसमें स्टोर करिए, और उस पानी को आप सिंचाई में उपयोग करिए, है ना, नहाने धोने कपड़े में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको अच्छा से स्टोर करेंगे तब।
जल को प्रदूषित होने से बचाना, मतलब जो बढ़िया पानी है, जो पीने योग्य पानी है, मीठा पानी है, उसको प्रदूषित न होने दें, उसको बचाएं, जिससे क्या होगा, जल संरक्षण होगा। जब वो प्रदूषित नहीं होगा तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रदूषित हो जाएगा तो कैसे इस्तेमाल करिएगा? अगर जल प्रदूषित हो जाएगा तो उसका इस्तेमाल कैसे करिएगा? इसका मतलब अगर जल को प्रदूषित होने से बचाइएगा तो उसको हम इस्तेमाल आगे कर सकते हैं। तो ये भी जल संरक्षण का एक उपाय है। नदियों पर बांध बनाना, अगर नदी पे हम बांध बना कर रखेंगे तो क्या होगा, जो पानी आता है और ऐसी अगर नदी पे समझो बांध नहीं है, इधर से पानी आया उधर से चला गया, कहाँ जाएगा, समुद्र में जाके मिल जाएगा। और समुद्र में है खारा पानी और मीठा पानी जाके मिल गया, कोई फायदा नहीं। मीठा पानी था जो समुद्र में जाके मिल गया। उसी के जगह पे डैम बना देंगे तो डैम क्या करेगा, उस पानी को स्टोर करके रखेगा, जिससे क्या होगा, पानी हमारा वहीं पे लंबे समय तक स्टोर होगा। और जब डैम वहाँ बनेगा तो पानी जो होगा जमीन के अंदर भी क्या होगा, जाएगा, रिस रिस के जाएगा ना पानी, तो ग्राउंड वाटर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जल संरक्षण का एक भी उपाय है कि नदी पे बांध बना देना। प्रदूषित जल को दोबारा उपयोगी बनाना, देखिए जल संरक्षण का एक और उपाय है कि जो जल प्रदूषित हो गया ना उसको क्या करना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब जिस मेथड से, जिस तरीका से दूषित पानी को शुद्ध किया जाता है उस तरीके को इस्तेमाल करना और प्रदूषित पानी को भी शुद्ध करके उसके इस्तेमाल में लाने लायक बना देना। तो इससे भी क्या होगा, जल संरक्षण हो जाएगा। और ये जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण काम है। जहाँ पे पानी बहुत कम है तो वहाँ पे प्रदूषित जल को भी ऐसे करके पानी का दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिक संख्या में जलाशय का निर्माण करना, आप जितना ज़्यादा जलाशय का मतलब तालाब, आहरा, पोखर, ये सब का निर्माण करेगा तो बरसात का पानी क्या होगा, गड्ढों में भरेगा और लंबे समय तक टिकेगा, कुछ जमीन में जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप जलाशय का निर्माण करेगा, मतलब पानी रखने के लिए निर्माण करेगा, बड़ा बड़ा तालाब खोद दीजिए, बड़ा बड़ा हरा खोद दीजिए, तो इससे क्या होगा, जल का संरक्षण होगा। ठीक है ना? और ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा, जल धीरे धीरे खत्म, मतलब धरती पे पानी हो जाएगा धीरे धीरे खत्म। जिससे बहुत ही आने वाले समय में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग का लास्ट यही क्वेश्चन था। तो जल संसाधन के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आज हमने देख लिए, है ना, कि जल संसाधन के कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा और कोशिश करिए कि क्लास में ही समझकर याद करने के, और इस तरह से यहाँ पे बने रहिए, इस तरह से पढ़िए कि क्लास में ही याद हो जाए, मतलब एक बार देखें और उसको समझ के पढ़िए ताकि वो माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।